हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ सोनेट नंबर 116। ये बहुत ही फेमस सोनेट है, ठीक है। और ये पढ़ता है आपका यूथ फेयर यूथ जो सीरीज़ है। शेक्सपियर ने एक्चुअली 154 सोनेट्स लिखा है, तो उसको 3 कैटेगरीज में हम लोग बांट सकते हैं। पहला जो 126 सोनेट्स है उसको बोला जाता है फेयर यूथ कैटेगरी। 127 से लेकर 152 तक बोला जाता है डार्क लेडी ग्रुप ऑफ सोनेट्स। और जो आखिरी 2 सोनेट्स है 153 एंड 154 वो है दे आर डेडिकेटेड टू द लव गॉड क्यूपिड, ठीक है। तो ये जो हम लोग को 116 नंबर सोनेट है, ये फर्स्ट कैटेगरी जो है फेयर यूथ कैटेगरी उसमें पड़ता है। तो फेयर यूथ कैटेगरी इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि पहला 126 सोनेट्स शेक्सपियर ने लिखा है एक बहुत ही ब्यूटीफुल यंग मैन को उद्देश्य करके, ठीक है। उसका प्रति अपना जो शेक्सपियर का ट्रू लव और डीप फेल्ट पैशन है उसको साझा करते हुए, उसको बयां करते हुए शेक्सपियर ने बहुत ही ब्यूटीफुल सोनेट्स लिखे हैं। और उनमें से ज़्यादातर में वो डेथ एंड टाइम और ब्यूटी और लव के बीच में एक टसल क्रिएट करते हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, और फिर उसमें लव और ब्यूटी को विनर दर्शाते हैं कि लव और ब्यूटी को हमेशा डेथ और टाइम चाहता है ख़त्म कर देने, लेकिन आखिरकार लव और ब्यूटी जीत जाएगा। क्योंकि किसका ज़रिए? कभी वो अपना पोएम के ज़रिए दर्शाते हैं कि मैं अपने राइम के ज़रिए इसको अमर करके जाऊंगा, ठीक है। या फिर वो प्रोक्रिएट करने को बोलते हैं, ये जो यंग मैन है इनको मैरिज करके अपना लाइन फैमिली लाइन आगे बढ़ाने को बोलते हैं। तो ऐसे टोटल 126 सोनेट्स में यही मेन नोट है, ओके, दैट हिज डीप हार्टफेल्ट पैशन फॉर द यंग मैन। लेकिन ये सोनेट 116 थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि उसमें बाकी सोनेट्स का जैसा डीपली कोई लव का पैशन डायरेक्टली तो बयां नहीं किया गया है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज है, ठीक है। यहाँ पे पोइट कंफ्यूज है कि रियल लव क्या है, ठीक है। उनका मन में थोड़ा सा डाउट है कि रियल लव का उनका मन में जो कंसेप्ट है कि इट इज़ अ नेवर स्वेवरिंग थिंग, ठीक है, कभी इसमें कोई चेंज नहीं आता, ट्रू लव एकदम कांस्टेंट थिंग है। लेकिन अपने आसपास वो जो देख रहे हैं उससे उनका भरोसा थोड़ा सा शेक हो गया है, ठीक है। इसीलिए ये सोनेट एक तरीके से एक रीअफर्मेशन है। एक तरीके से पोइट खुद ही दोबारा रीअफर्म कर रहे हैं, फिर से कंफर्म कर रहे हैं कि नहीं, मेरा जो सोच है ट्रू लव का बारे वही सही है। चाहे मेरा आसपास का लोग कितना भी बदल जाए, चाहे मेरा आसपास ट्रू लव में थोड़ा सा कमी दिखने को भी मिल जाए, फिर भी मेरा जो सोच है ट्रू लव का बारे वो कभी नहीं बदलेगा, बिकॉज दैट इज़ ट्रू एंड ट्रू लव नेवर चेंजेस, ठीक है। तो यही मेन पूरा सोनेट में हम लोग देख पाते हैं। और जब हम लोग लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे तब हम लोग को समझ में आ गया कि इसमें थोड़ा डीप मीनिंग, कुछ और भी हिडन मीनिंग छुपा हुआ है। तो आइए लेट्स स्टार्ट इट। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, ओके। मतलब मुझे नहीं करना है मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, मतलब जो दोनों सच्चा मन है उनमें जो मैरिज है, उनमें जो विवाह, दोनों विवाह बंधन में जुड़ेंगे दोनों ट्रू मन, ठीक है, उनका मैरिज में मुझे कोई भी बाधा, एडमिट इम्पेडिमेंट यानी कोई भी इम्पेडिमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इम्पेडिमेंट यानी ऑब्स्टैकल, बाधा, कोई भी बाधा को मैं स्वीकार नहीं करूँगा, ठीक है। तो दोनों सच्चा मन, ठीक है, इनका मैरिज में मुझे कोई भी बाधा को स्वीकार करना नहीं है, ठीक है। मैं मानता ही नहीं कि जो दोनों सच्चे प्यार करने वाले मन है, सच्चे प्यार करने वाला दिल है, वो दोनों दिल का मिलन में कोई बाधा होता है या कोई बाधा हो सकता है, ये मैं मानूंगा ही नहीं और कोई बाधा मैं आने भी नहीं दूंगा, ठीक है। लव इज़ नॉट लव, प्यार जो है वो प्यार नहीं है। भैया थोड़ा सा कंफाउंडिंग स्टेटमेंट लग सकता है कि ये क्या है, ठीक है। प्यार है, प्यार नहीं है, मतलब ये क्या बोलने का कोशिश किया जा रहा है? एक्चुअली यहाँ पे शेक्सपियर ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि लव इज़ नॉट ट्रू लव, ठीक है। इफ़, देखिए फिर आगे का स्टेटमेंट में देखिए, विच ऑल्टर्स व्हेन इट ऑल्टरेशंस फाइंड, जो कि बदल जाता है। तो वैसा प्यार ट्रू लव नहीं है। कैसा प्यार? जो कि बदल जाता है, जो चेंज हो जाता है। कब चेंज हो जाता है? जब उसको चेंजेस दिखने को मिलता है। ऑल्टर यानी चेंज, और ऑल्टरेशंस मतलब भी चेंज, मतलब एक बार ऑल्टर यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ हुआ है कि चेंज होना, और ऑल्टरेशंस मतलब चेंज, मतलब परिवर्तन, ठीक है। तो
जो प्यार परिवर्तन देख करके खुद भी परिवर्तित हो जाए, जो लव दूसरा में चेंज देख के खुद भी चेंज हो जाए, वो लव असली प्यार नहीं है, वो लव ट्रू लव नहीं है, नहीं हो सकता। जो सच्चा प्यार करने वाला होगा, अगर वो जिसको प्यार करता है उसमें उसको थोड़ा सा कमी भी दिखे, उसको प्यार में थोड़ा कमी भी दिखे, उसका व्यवहार में थोड़ा उसको चेंज नज़र भी आए, तो कभी भी लेकिन वो अपना प्यार को कम नहीं करेगा, क्योंकि ट्रू लव कम हो ही नहीं सकता। इट इज़ंट म्यूचुअली डिपेंडेंट, ये किसी दूसरे का व्यवहार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर मैं सच्चा प्यार करने वाला हूँ तो जिसको मैं प्यार कर रहा हूँ उसका व्यवहार से या उसका प्यार ऊंचा नीचा होना से मेरा प्यार ऊंचा नीचा नहीं होगा। इट्स अ कॉन्स्टेंट थिंग, ये पोएट बोलने का कोशिश कर रहे हैं। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, या फिर ये झुकता नहीं है, ये चेंज नहीं होता है। बेंड मतलब एक तरीके से झुकना या अपना डायरेक्शन चेंज करना, ठीक है, अपना मोड़ बदल कर लेना, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेना, ठीक है। किसका साथ? विथ द रिमूवर टू रिमूव। तो जब कोई रिमूवर आता है, रिमूवर मतलब रिमूवर ऑफ लव, ठीक है, लव को अगर कोई दूर कर देने वाला, ऐसा भी हम लोग रिमूवर का अर्थ कर सकते हैं, या फिर इसको एक और तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि रिमूवर यानी समथिंग विच कैन मूव, ओके, समथिंग विच कैन शिफ्ट, समथिंग विच कैन चेंज। तो अगर कोई बदलने वाला आ भी जाए, ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसका हम प्यार कर रहे हैं, वो अगर अपना हाव भाव में मतलब बर्ताव में चेंज ले भी आए, या फिर वो अपना जो सच्चा प्यार था, जो प्यार का तरीका था, इमोशंस था, उसको अगर थोड़ा हटा भी ले, बदल भी कर ले, रिमूव भी कर ले, फिर भी लेकिन मैं रिमूव नहीं होगा, मेरा प्यार जो है वो रिमूव नहीं होगा। क्यों रिमूव नहीं होगा? क्योंकि वो तो ट्रू लव है। द वन गुड क्वालिटी, वन प्राइम क्वालिटी ऑफ ट्रू लव इज कि ट्रू लव इज कॉन्स्टेंट, ट्रू लव इज अनचेंजेबल। सच्चा प्यार कभी चेंज नहीं होता, पल पल वो बदलते नहीं रहता, ठीक है। चाहे जो प्यार कर रहा है उसमें बदलाव आए, चाहे उसका व्यवहार में कमी आए, कुछ ऊंच नीच हो, या फिर कोई और परिस्थिति का चलते कुछ चेंजेस आए, कुछ भी चाहे हो, सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो, ट्रू लव विल नेवर चेंज, इट विल रिमेन द सेम, एक ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये एक पहला 4 लाइन में हम लोगों को ट्रू लव का एक क्वालिटी मिलता है कि इट इज़ अनमूवेबल, इट इज़ अनचेंजेबल, इट इज़ कांस्टेंट, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क। हाँ, ये लेकिन ऐसे ही पढ़ा जाएगा, फिक्स्ड मार्क नहीं, इसको फिक्स्ड मार्क पढ़ा जाएगा, क्योंकि एलिजाबेथन टाइम में जो रेनेसा इंग्लैंड था, तब थोड़ा प्रोनाउंसिएशन कुछ कुछ ऐसा हम लोग अभी का मॉडर्न प्रोनाउंसिएशन से थोड़ा चेंज देखने को मिलता है। तो ठीक है, तो इसको ऐसे पढ़ा जाएगा कि एवर फिक्स्ड मार्क। तो शुरुआत ही हो रही है, देखिए, ओ नो मतलब एक नेगेटिव शुरुआत हो रहा है, एक नेगेटिव वर्ड से इसका शुरुआत हो रहा है। सिर्फ नेगेटिव ही नहीं, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो पोएट है वो बहुत ही स्ट्रांगली कोई चीज़ को मना कर रहे हैं, बहुत ही स्ट्रांगली इमोशनली कोई चीज़ को वो रिजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे वो किस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं इतना स्ट्रांगली? वो एक आइडिया को रिजेक्ट कर रहे हैं कि लव कैन चेंज, लव कैन रिमूव्ड। ये आइडिया को वो डिस्कार्ड करे, बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। इट इज़ एन एवर फिक्सड मार्क। इट मतलब यहाँ प्यार का बात किया जा रहा है, लव। लव एक एवर फिक्सड मार्क है। फिक्स मतलब एकदम जिसका सुनिश्चित पोजीशन रहता है, जो एक जगह स्थिर रहता है, ठीक है, जो बदलता नहीं रहता हर मोमेंट। एवर मतलब हमेशा के लिए, तो हमेशा के लिए स्थिर एक मार्क है लव, हमेशा के लिए स्थिर एक पॉइंट है लव, उसमें कोई आपको इधर उधर मतलब मूवमेंट नहीं दिखेगा। अच्छा, अब एवर फिक्सेड मार्क एक्चुअली रेफर करता है सी मार्क। सी मार्क मतलब क्या होता है? देखिए, पहला ज़माना में खास करके एलिजाबेथन टाइम में आजकल के जैसा लाइट हाउस नहीं था। सी वॉयज के लिए जब जहाज़, बड़े बड़े जहाज़ जब सी में जाते हैं, खास करके अंधेरा में, तो आजकल जैसे लाइट हाउस काफ़ी रहता है, बड़ा बड़ा पोर्ट में बीकन रहता है, लाइट हाउस रहता है, ठीक है, लाइटिंग सिस्टम्स रहता है ना। तो ताकि जहाज़ों को पता चले कि खास करके अगर कोई जहाज़ तूफ़ान में गिर गया या स्टॉर्म में गिर गया या कोई ख़राब वेदर का चलते, ठीक है, कोई प्रॉब्लम उसमें हुआ, तो वो लाइट हाउसेज, वो बीकन से जो भी सी मार्क रहता है, उससे वो लोग को पता चल जाता है कि ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे कोस्ट है, या यहाँ पे कुछ वाटर सही नहीं है, शायद अंदर कुछ रीफ्स होगा या स्टोन्स होगा, तो जल्दी इधर अगर आएंगे तो शायद टकराव हो जा सकता है, शायद डूब जा सकता है। तो ये एक संकेत है, ठीक है, ये सी मार्क एक संकेत है जो सेफली शिप्स को गाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली बोला जा रहा है
कि लव भी ठीक वैसे ही एक गाइड की तरह काम करता है। किसका लिए? शिप्स के लिए नहीं, इंसान के लिए। इंसान अपना ज़िंदगी में कोई गलती ना करे, गलत राह में नहीं चले, उसका लिए उसको सही सही दिशा, इंसान के ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का, इंसान के ज़िंदगी को फ्रूटफुल बनाने का, सार्थक बनाने का दिशा कौन दिखाता है? प्यार दिखाता है। सो इट इज़ एन एवर फिक्सेड मार्क विच गाइड्स पीपल। ओके, it is the that looks on tempests and is never shaken, जो कि टेम्पेस्ट को देखता है। टेम्पेस्ट मतलब सी स्टॉर्म, ठीक है, समुद्री तूफान। तो टेम्पेस्ट को, समुद्री तूफान को जो देखता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको देखने का बावजूद वो खुद शेकन नहीं होता, वो खुद घबराता नहीं, हिलता नहीं, अपनी जगह से एकदम मूवमेंट नहीं करता है। मतलब क्या कि टेम्पेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना तेज़ हवा, इतना समुद्री तूफान, उसका वायलेंस को, उसका टर्ब्यूलेंस को, उसका इंटेंसिटी को भी सहन करके, इतना ज़्यादा फोर्स को भी सहन करके वो सी मार्क, चाहे वो लाइट हाउस हो, चाहे वो कोई बीकन हो, चाहे कोई, ये पहले का ज़माने में जैसे बड़ा कोई चर्च का स्पायर रहता था या कोई बड़ा टावर रहता, तो कुछ भी सी मार्क जैसे काम करे, वो उसका सहन शक्ति है, वो टेम्पेस्ट को खड़ा होके खुद विथस्टैंड कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है, अपना जगह से नहीं हिलता वो, ठीक है। तो ठीक वैसे ही क्या है कि लव भी, ट्रू लव भी एक ऐसा ही कांस्टेंट फोर्स है, एक कांस्टेंट इमोशन है, जो कितना भी तूफान आए, तूफान मतलब यहाँ एडवर्स सिचुएशन का बात किया जा रहा है, ठीक है। अब तूफान दोनों तरीके से आ सकता, या तो जिसके साथ आप प्यार में इन्वॉल्व है उसका तरफ से आ सकता, ठीक है, या फिर बाकी परिस्थिति, मतलब जो सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस है वहाँ से कुछ ना कुछ आ सकता है। सोसाइटल प्रॉब्लम्स हो सकता है, रिलीजियस प्रॉब्लम्स हो सकता है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई फैमिली इश्यूज हो सकता है, ठीक है, और या तो लवर या बिलेवेड दोनों में से किसी का पर्सनल इशू भी हो सकता है, झगड़ा झमेला, मतभेद, बहुत सारा समस्या होता है प्यार में, ठीक है। तो कितना भी बड़ा समस्या क्यों ना हो, कितना भी वायलेंट टर्बुलेंट समस्या क्यों ना हो, ठीक जैसे एक एवर फिक्सेड मार्क, एक सी मार्क एकदम तनाव से खड़ा रहता है, सारा प्रॉब्लम को फेस करके, सारा प्रॉब्लम का सामना करके गाइड करने के लिए शिप्स को, ठीक ट्रू लव भी वैसे कितना भी समस्याएं सारा को सहन करके वो खड़ा रहता है, कोई भी समस्या से वो डरता नहीं, खुद वो नहीं भागता, खुद उसका मूवमेंट नहीं होता, वो गाइड करता है खुद। तो वो मतलब कुछ उसका होता ही नहीं है, खुद तो वो पथ भ्रष्ट होता ही नहीं है, ऊपर से जो अपना पथ भूल गया है, जो अपना रास्ता भूल गया है, वैसा इंसान को भी वो गाइड करता है। दैट इज़ द पावर ऑफ ट्रू लव। ओके, इट इज़ द स्टार टू एवरी वंडरिंग बार्क। बार्क यानी यहाँ मतलब समुद्री वेसल या जहाज़ का बारे बताया गया है, ठीक है। तो वंडरिंग मतलब कि घूमना, ठीक है ना, टू मूव अवे। खास करके वंडरिंग मतलब यहाँ पे वॉयज का भी बात किया जा रहा है, मतलब सी वॉयज में जो भी जहाज़ आते हैं, जो भी जहाज़ आपका सी में निकलते हैं, सी में ट्रैवल करते हैं, उसको ही यहाँ वंडरिंग बोला जा रहा है। तो सी में घूमता हुआ, सी में ट्रैवल करता हुआ जितना भी जहाज़ है, जितना भी कुछ वाटर वेसल्स है, उसको कौन राह दिखाता है? उसको राह दिखाता है जो स्टार, मतलब यहाँ पोल स्टार या नॉर्थ स्टार का बात किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि एंशिएंट टाइम्स में सेलर्स के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट नेविगेशन टूल था आपका ये नॉर्थ स्टार, ये पोल स्टार, ठीक है। तभी भी कंपास का मतलब आविष्कार नहीं हुआ था, उतना उसका चल भी नहीं था तब, लेकिन नॉर्थ स्टार या पोल स्टार एक एवर फिक्सेड, उसको भी एक एवर फिक्सेड मार्कअप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा वो नॉर्दर्न स्काई में एक फिक्स्ड पॉइंट में रहता है। तो क्योंकि वो हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट में रहता है, तो उसको देखते हुए जो सेलर से जो शिप है, ठीक है, वो हमेशा अपना एक पोजीशन हिसाब कर ले सकते थे कि ठीक है, नॉर्थ स्टार आज हमको, अभी हम जहाँ से वहाँ इस एंगल से नॉर्थ स्टार दिख रहा है, मतलब उस हिसाब से वो हिसाब कर लेते थे, ठीक है, मतलब मैं इतना दूर हूँ या मैं नॉर्दर्न डायरेक्शन से इतना दूर हूँ। तो वो एकदम क्या बोला जाए, अनमिस्टेकेबल टूल की तरह काम कर रहा था, अनमिस्टेकेबल गाइड की तरह काम करता था, ठीक है, जो स्टार है नॉर्थ स्टार। तो ठीक वैसे ही ट्रू लव भी उस अनमिस्टेकेबल नॉर्थ स्टार या अनमिस्टेकेबल पोल स्टार जैसा है। ये कभी भी गलत राह नहीं दिखाता, ये कभी भी अपना गाइडेंस का क्वालिटी से नहीं चूकता है, चाहे कोई कितना भी भूला भटका क्यों ना आया हो। एक बार अगर वो नॉर्थ स्टार या पोल स्टार का तरफ राह कर लेगा तो उसको अपना सही जगह, सही डेस्टिनेशन मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राहें नहीं है। तो सिमिलरली ट्रू लव
का भी उतना ही पोटेंशियल है, नॉर्थ स्टार जैसा एबिलिटी उसका भी है। कोई कितना भी भूला भटका अपना ज़िंदगी में क्यों ना हो, कोई कितना भी समस्या से जर्जरित क्यों ना हो, ट्रू लव का पास वो फोर्स है कि उसको सारा प्रॉब्लम को वो दूर करे, उसको शक्ति दे, उसको एक कामनेस, एक कंपोजर दे, ठीक है, और उसको सही राह में गाइड करे। ओके, whose words unknown although his height be taken। तो यहाँ पे whose मतलब ये स्टार का ही बात किया जा रहा है, जो नॉर्थ स्टार है। whose worth unknown, वर्थ यानी यहाँ पे वैल्यू या सब्सटेंस, ठीक है। तो उस ज़माने में, ठीक है ना, स्टार का मतलब एलिजाबेथन टाइम या जो एंशिएंट टाइम में, जब जो दिनों में पोल स्टार को एज ए गाइड मानते थे नेविगेशन के लिए सेलर्स लोग, तब लेकिन उसका बारे कोई ज़्यादा जानता नहीं था कि मतलब ये स्टार क्या होते हैं, ये स्टार कैसे बनते हैं, ये स्टार एक ही जगह में क्यों हैं, क्यों ये हमेशा शाइन करते रहते हैं, किस हिसाब से इसका मूवमेंट होता या क्यों नहीं होता, ये सारा चीज़ किसी को पता नहीं था उतना, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी का जो साइंस है वो तब उतना भी डेवलप नहीं हुआ था। दैट्स वाई इतना स्टार के बारे किसी को नहीं पता था। लेकिन पता नहीं रहने का बावजूद उसको सब कोई भरोसा करता था। भले ही नॉर्थ स्टार या पोल स्टार के बारे एग्जैक्ट स्ट्रक्चर के बारे या कैसे वो फंक्शन करते हैं उसके बारे ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज किसी को नहीं हो, उसके बारे ज़्यादा सिस्टमेटिक नॉलेज किसी को ज़्यादा नहीं हो, लेकिन उसका उपयोगिता, उसका जो यूटिलिटी था वही उसका परिचायक था कि इतना बढ़िया ये काम करता है। तो यहीं से इसका परिचय है, इसका गाइडेंस ही इसका परिचय है, इसका अनमिस्टेकेबल होने का। तो ये बताया गया है कि वो वर्ड्स अननोन, इसका बारे किसी को पता नहीं, वैल्यू, रियल वैल्यू किसी को पता नहीं, लेकिन हाइट बी टेकन, इसका जो हाइट था उसको हमेशा माना जाता था। अब हाइट का यहाँ दो अर्थ निकल के आता है। एक होता है फिजिकल हाइट, बिकॉज द नॉर्थ स्टार इज़ डेफिनेटली एट अ सर्टन हाइट फ्रॉम द लैंड, इजंट इट। स्काई में है तो ज़्यादा ही सा बात है, काफ़ी उसका डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस को हमेशा माप करके सेलर्स लोग अपना एंगल का हिसाब से एक अंदाज़ा लगा सकते थे कि कितना दूर मैं अभी जहाँ हूँ समंदर में, वहाँ से नॉर्थ स्टार कितना रियली दूर दिख रहा है, उस हिसाब से मैं कहाँ हूँ। तो एक फिजिकल हाइट भी मापने का बात आता है। और दूसरा यहाँ पे हाइट एक एलिगोरिकली या सिम्बलिकली हाइट यहाँ पे एक स्टेटस को भी दर्शाता है, एक रिस्पेक्ट को भी दर्शाता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंस को भी दर्शाता है कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार के बारे भले ही किसी को पता नहीं हो, लेकिन उसका इम्पॉर्टेंस को कोई लेकिन इग्नोर नहीं करता था, उसको यूनानिमसली सब कोई एग्री करता था, ओके, एज अ अनमिस्टेकेबल गाइडिंग टूल। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक, लव्स नॉट टाइम्स फूल दो रोजी लिप्स एंड चिक्स। ठीक है, तो लव क्या है? लव टाइम का फूल नहीं। अब देखिए, ये फूल वर्ड जो है ना, वो एक्चुअली फूल मतलब यहाँ कोई स्टूपिड व्यक्ति नहीं, कोई मतलब एकदम बेवकूफ़ आदमी का बात यहाँ नहीं किया जा रहा। फूल का बहुत ज़्यादा रोल है शेक्सपियरियन राइटिंग्स में, सिर्फ पोएम में नहीं। आप देखेंगे कि शेक्सपियर ने जितना भी आपका प्ले लिखा है, ठीक है, उसमें फूल का बहुत बड़ा रोल है। फूल एक ऐसा आदमी है, ठीक है, इसको आप मनोरंजक समझ सकते हैं, एंटरटेनर के तौर पर देख सकते हैं, जो एक बहुत ही विटी आदमी है। ठीक है, ही इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल, सॉरी इंटेलेक्चुअल बोलना तो सही नहीं होगा, इंटेलिजेंट बोलना सही होगा। ठीक है, कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ओके, ही इज़ वेरी विटी, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा होता है, ऑब्जर्वेशन पावर उसका बहुत ज़्यादा होता है, और वो अपना बढ़िया कमेंट से, ठीक है, सबको मनोरंजन करता है, सबको एंटरटेन करता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है फूल। खास करके एंशिएंट टाइम में राजा महाराजाओं का दरबार में ये फूल्स एक रहते थे कि एक विटी पर्सन, एक हर राजा या महाराजा एक विटी पर्सन अपने पास एक असिस्टेंट की तरह रख देते थे। ठीक है, कि उनका काम ही होता था कि एंटरटेन करना, अपना विटी रिमार्क्स के ज़रिए सबको एंटरटेन करना, अपना बुद्धिमत्ता वाला बातों के ज़रिए सबको मनोरंजन करना। ठीक है, तो भले इनका नाम फूल है, लेकिन एक्चुअली दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी वेरी विटी, ओके, दे आर वेरी वेरी ऑब्जर्वेंट। चारों तरफ का क्या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऑब्जर्वेशन पावर भी लोग का बहुत ज़्यादा है। तो वैसे ही बताया जा रहा है कि लव जो है, प्यार जो है, वो लेकिन समय का फूल नहीं है। मतलब वो समय को एंटरटेन करने के लिए नहीं बैठा हुआ है। समय जब जो ऑर्डर देगा, समय का असिस्टेंट जैसा वो काम नहीं करेगा। ठीक है ना, समय का असिस्टेंट जैसा वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लव इज़ बियॉन्ड द कैप्चर ऑफ टाइम। टाइम का गिरद से, समय का निगाह से, समय का गिरद से लव बहुत दूर है। लव को पकड़ने का, प्यार को अपने हाथ में कब्जा करने का क्षमता समय में नहीं है। हालांकि यहाँ पे टाइम को लेकिन
वीक नहीं दिखाया जा रहा है। ठीक इसका नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्टेटमेंट में ही शेक्सपियर बता रहे हैं कि टाइम का डिस्ट्रक्टिव फोर्स कहाँ अप्लाई होता है। भले ही वो लव में अप्लाई ना हो, लेकिन जिस पर्सन को लव हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो लवर हो चाहे वो बिलवेड हो, उनमें लेकिन टाइम का असर होता है और बहुत ज़बरदस्त होता है। क्या होता है आइए देखते हैं। दो रोजी लीप्स एंड चेक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम, मतलब भले ही प्यार को टाइम छू ना सके, लेकिन जो रोज़ी लिप्स है, ठीक है, एंड चीक्स है, मतलब यहाँ एक्चुअली यूथफुल ब्यूटी का बात किया गया। जब आदमी यंग रहता है तो उसका चीक्स भी बहुत शाइनी और ब्यूटीफुल रहता है, लिप्स भी बहुत सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल रहता है। ठीक है, तो एक्चुअल ब्यूटी ऑफ यूथ, रोज़ी लिप्स एंड चीक्स यानी ब्यूटी ऑफ यूथ, तो ये लेकिन ख़त्म हो जाता है। इसको लेकिन टाइम क्या करता है, अपना सिकल से काट के लेके चल जाता है। बेंडिंग सिकल यानी एक शार्प नाइफ जैसा, एक बड़ा नाइफ जैसा टूल होता है जिसको हार्वेस्ट का टाइम में फार्मर्स लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जो फसल जब पक जाता है तो उसको काटने के लिए एक चांद जैसा होके मून जैसे शेप का, ठीक है, बड़ा एक शार्प नाइफ जैसा कटिंग टूल, उसी को सिकल बोला जाता है। ठीक है, अब सिकल के साथ यहाँ डेथ का भी एक कनेक्शन है, क्योंकि जनरली मिथिकली हम लोग डेथ को सिंबलाइज करते हैं कि एक ब्लैक श्राउडेड मैन, ठीक है, जो इनविजिबल मैन, जिसका चेहरा नहीं दिख रहा, पूरा काला कपड़े से ढका हुआ है, उसको हाथ में एक सिकल है। ठीक है, तो डेथ का ये जो सिकल है जिससे वो सारा सोल्स को काट के लेके जा रहा है। मतलब क्या कि द ह्यूमन लाइफ इज़ इम्परमानेंट। जब भी डेथ आता है वो अपना मर्जी से इंसान का ज़िंदगी को काट के, मतलब इंसान का ज़िंदगी को ख़त्म करके लेके चल जाता है। यह है डेथ का एक स्टीरियोटिपिकल एक इमेज, या डेथ को ऐसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो सिकल एक बहुत ही यूज टू टर्म है जब हम लोग डेथ के बारे सोचते हैं। तो वही यहाँ टाइम के लिए भी यूज़ किया गया है कि टाइम अपना सिकल में, मतलब टाइम अपना जो ये डिस्ट्रक्टिव पावर है, सिकल यानी यहाँ डिस्ट्रक्टिव पावर, समय के साथ सब कुछ बर्बाद हो जाता है, समय के साथ साथ सब कुछ तबाह हो जाता है, वीक होने लगता है। ब्यूटी इज़ वेरी वेरी फ्रजाइल बिफोर टाइम एंड डेथ। ठीक है, ये शेक्सपियर ने अपने पहले सोनेट्स में भी बहुत बार बोला गया है कि ब्यूटी कैन नॉट विथ होल्ड टाइम्स अग्रेशन, ब्यूटी कैन नॉट स्टैंड अगेंस्ट डेथ्स अग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वहीं एक बार दोबारा रिकन्फर्म करते हुए कि जो ब्यूटी, यूथफुल ब्यूटी है, वो टाइम अपना सिकल से काट के लेके चल जा रहा, वो नहीं रह पा रहा। लेकिन भले ब्यूटी ना रहे, भले सौंदर्य ना रहे, भले यूथ में जैसे खूबसूरत लवर था, जैसे खूबसूरत बिलवेड था, भले ही वो एज का साथ साथ उसका वो खूबसूरती चल जाए, लेकिन दिल में जो प्यार एक दूसरे के लिए था वो कभी नहीं जाएगा। टाइम के साथ साथ रियल लव, सच्चा प्यार कभी कम नहीं होता, नेवर एवर। और अगर कम हो रहा मतलब वो रियल लव नहीं है। ठीक है, लव ऑल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। ठीक, तो लव जो है वो नहीं बदलता है। ऑल्टर्स, देखिए ऑल्टर शब्द का प्रयोग पहले भी किया गया है कि ऑल्टर्स, ऑल्टरेशंस, एकदम पहला स्टैंजा में। ठीक है ना, तो यहाँ फिर से एक बार दोबारा किया जा रहा है कि चेंज, लव चेंज नहीं होता, लव नहीं बदलता। किसका साथ, हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। हिज मतलब यहाँ टाइम का, ब्रीफ यानी शॉर्ट। ठीक है, तो समय का जो बहुत छोटा, मतलब घंटों है, छोटा हफ्ता है, मतलब यहाँ क्या बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम बता रहा है कि हर घंटा जैसे टाइम आगे चलता है, हर हफ्ते के साथ, हर महीने के साथ, हर साल के साथ जैसे टाइम आगे बढ़ता रहता है, एज आगे बढ़ते रहता है, डिस्ट्रक्शन चलते रहता है। तो लव जो है, प्योर लव या ट्रू लव जो है वो, लेकिन लव के साथ नहीं, टाइम के साथ साथ, बहता हुआ समय के साथ साथ लव, लेकिन उसका वैल्यू नहीं कम होता, उसका स्ट्रेंथ नहीं कम होता। द प्योरिटी, द इंटेंसिटी, the emotional value of true love remains constant. It doesn't change with time. Okay, love okay, but bears it out even to the edge of doom. But bears it out, bear out का मतलब होता है कि इसको मेंटेन रखना, इसको एकदम शोकेस करना। ठीक है, कि लव विथस्टैंड करता है, लव सहन कर लेता है, लव ट्रांसेंड करता है कोई चीज़ को, मतलब कोई चीज़ के लिमिटेशंस को पार कर देना। तो यहाँ टाइम का जो लिमिटेशंस है, ठीक है, यहाँ टाइम का जो डिस्ट्रक्शन है उसको भी, उसका लिमिट को पार कर चुका है ट्रू लव। ठीक है, तो इसीलिए क्या कर रहा ट्रू लव कि बियर्स आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। डूम यानी यहाँ डिस्ट्रक्शन, डूम यानी यहाँ एक रेफरेंस डे ऑफ जजमेंट को भी दिया गया है। ठीक है, ये थोड़ा बिब्लिकल रेफरेंस है
कि एक दिन जब सारा क्रिएशन ख़त्म होने को आएगा तो उस आखिरी दिन में सब कोई का जो है जजमेंट होगा, विचार होगा। ठीक है, आज तक जितना भी मतलब दुनिया के क्रिएशन का मोमेंट से शुरू होकर के दुनिया के डिस्ट्रक्शन का मोमेंट तक जितना भी कोई लाइफ क्रिएटेड हुआ है, सब का उस दिन विचार होगा। किसने कितना पाप किया है, किसने कितना पुण्य किया है, ठीक है, सबका विचार होगा। तो दैट इज़ कॉल्ड द डे ऑफ जजमेंट। ठीक है, क़यामत का दिन। ओके, तो वहीं तो एक्चुअली ये जो डे ऑफ जजमेंट है, ये एक तरीक़ा से एकदम अल्टीमेट मोमेंट को सजेस्ट करता है कि मतलब क़यामत मतलब बस उससे आगे तो कुछ और हो ही नहीं सकता। वो एकदम एकदम प्रीमियम अंत है। ठीक है, दैट इज़ द अल्टीमेट एंड। उससे और आगे कुछ है ही नहीं, वो एकदम आखिरी का भी आखिरी है। ठीक है, तो यहाँ पे वही शेक्सपियर समझाने चाह रहे हैं कि डेथ तो बहुत दूर का बात है, कि एक जब तक एक आदमी प्यार कर रहा है उसका जीवन है, जीवन का अंत तक प्यार रहना तो बहुत मामूली बात है। ये जीवन का अंत क्या, ये क़यामत तक रहेगा लव। और सिर्फ रहेगा नहीं, ये बियर आउट करेगा, या खुद को उतना ही पावर से, खुद को उतना ही स्ट्रेंथ से ये बरकरार रखेगा, खुद को उतना ही शिद्दत से ये पेश करते रहेगा सबका सामने। ओके, इट विल नॉट लूज इट्स प्रेजेंस, इट विल नॉट लूज इज ग्रैंडियोसनेस। ओके, अब आते हैं जो आखिरी दो स्टैंजा है। एक्चुअली दो स्टैंजा नहीं, दो जो राइमिंग लाइन है, कपलेट बोला जाता है इसको, क्लिंचिंग कपलेट। ठीक है, तो क्लिंचिंग कपलेट में पोएट क्या बोल रहे हैं, इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड आई नेवर रिट नॉर नो मैन एवर लव्ड। मतलब अगर गलत हुआ, ठीक है ना, इफ़ दिस बी एरर, अगर ये गलत हुआ, ये मतलब क्या कि अभी तक मैंने जो बोला, अभी तक पोएट ने ट्रू लव के बारे जो भी जितना भी तारीफ़ की, ट्रू लव को जैसे जैसे डिफाइन किया कि ट्रू लव इज़ कॉन्स्टेंट, ट्रू इज़ अनचेंजेबल, टाइम भले ही ब्यूटी को खा ले लेकिन ट्रू लव को नहीं खा सकता, ट्रू लव किसी का चेंज से खुद चेंज नहीं होता, वगैरह वगैरह, ये जो जितना भी सारा बात बोला है पोएट ने। तो अगर ये सब झूठा निकला, ठीक है ना, ये सब अगर अनट्रू निकला, ये सब अगर फॉल्स निकला, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, तो अपॉन मी प्रूव्ड एक तरीके से एक लीगल टर्म है। इसका मतलब होता है कि मेरे खिलाफ अगर ये प्रमाणित हो जाता है, ठीक है ना, ये जो सब बात मैंने कहा, ये बात अगर मेरे खिलाफ प्रमाणित हो जाता है, यानी कि ये बात असत्य प्रमाणित होता है, ये बात झूठा होता है, और मैं भी झूठा साबित होता हूँ, मैं जो क्लेम रख रहा हूँ वो अगर मेरे ही अगेंस्ट जाता है, तब क्या होगा, आई नेवर रिट नॉर नो मैन एवर लव्ड। रिट मतलब यहाँ एक्चुअली रिटन, उसी को शॉर्ट फॉर्म में रिट किया गया, मतलब मैंने कभी भी आज तक लिखा ही नहीं, और ना ही कोई इंसान ने आज तक कभी प्यार किया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है। अब सोचिए, एक तरीके से वो खुद को बचाव करने के लिए एक यूनिवर्सल मतलब प्ली का सहारा ले रहे शेक्सपियर। पोएट क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं जो इतना सारा बात बोला, अगर ये झूठ निकला, ठीक है ना, मेरे खिलाफ ये सबूत हुआ कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ एक भी बात सच नहीं है, तो क्या होगा, तब मैंने आज तक कभी कुछ लिखा ही नहीं, कोई इंसान कभी प्यार किया ही नहीं। अब आप ही बोलिए, क्या ये हो सकता है? शेक्सपियर आज तक कभी लिखा ही नहीं। दिस इज़ द मोस्ट लाफेबल जोक दैट कैन एनीबडी से, है ना। उन्होंने इतना कुछ लिख के गया है। इवन वो ये पोइट्री भी जब वो लिख रहे हैं, ये सोनेट नंबर 116 भी वो जब लिख रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि ये उनका एकदम सबसे पहला पोएम है। इससे पहले भी वो काफ़ी चीज़ लिख चुके हैं, काफ़ी ड्रामा लिख चुके हैं, काफ़ी पोएम लिख चुके हैं, 115 सोनेट्स और लिख चुके हैं, तब नहीं 116 नंबर लिख रहे हैं। तो ये तो बात झूठ हो ही नहीं सकता कि शेक्सपियर ने कभी कुछ नहीं लिखा। अच्छा, अब दूसरा पार्ट कि कभी कोई इंसान ने प्यार नहीं किया, ये तो और भी बड़ा झूठ है। ये कभी हो सकता है? आज तक जब शेक्सपियर के टाइम तक भी अगर पकड़ ले, हम अभी मॉडर्न टाइम तक नहीं ही छोड़ रहे, शेक्सपियर अपना टाइम तक भी, इज़ इट पॉसिबल कि कोई इंसान ने कभी प्यार नहीं किया? लव इज़ द मोस्ट ओरिजिनल एंड लव इज़ द मोस्ट कॉन्स्टेंट इमोशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, ये स्पेस टाइम का बैरियर को ब्रेक कर देने वाला इमोशन है। हर दुनिया में आज तक, हर वक्त, हर जगह, हर ज़माने में प्यार हुआ है और प्यार रहा है, सच्चा प्यार हुआ है। तो शेक्सपियर ऐसा दो स्टेटमेंट को अपने मतलब बचाव में ले रहे हैं कि जिसके बाद उनका बात झूठ होने का कोई अवसर ही ना बचे। ठीक है, क्योंकि अब ये तो हो नहीं सकता कि देखिए, अब शेक्सपियर का बात झूठ होगा तो बस एक ही हो सकता है कि आज तक जो सारा आदमी ने प्यार किया है, या शेक्सपियर ने आज तक जितना कुछ लिखा है, वो एकदम एक पल में ऐसा मैजिक जैसा वैनिश हो जाए। जो जितना प्यार हो है वो भी सब खत्म हो जाए, शेक्सपियर ने जो लिखा है वो भी एकदम ख़त्म हो जाए। इज़ इट रियलिस्टिकली पॉसिबल?
आप ही सोचिए ना, क्या ये पॉसिबल है? नो, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इवन अनथिंकेबल। सिर्फ इम्पॉसिबल है यही नहीं, ये सोचा भी नहीं जा सकता। इट्स अनकंसीवेबल, इट्स अनथिंकेबल। तो एक तरीके से शेक्सपियर ने घुमा कर के बोला कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, क्या कि ट्रू लव कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, अब पूरा सोनेट में ये तो आया एक रीडिंग। अब मज़ा का बात यह है कि अगर हम लोग थोड़ा सा कोई जगह पे थोड़ा ज़्यादा फोकस दे तो हम लोग को समझ में आएगा इसका हिडन कुछ एक दो लेयर और आता है। जैसे देखिए, अगर पहला ही लाइन को हम लोग पकड़ ले कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि एडमिट का मतलब क्या है? एडमिट का दो मतलब होता है। एक है कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ या अलाउ कर रहा हूँ, और एक होता है कन्फेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या यहाँ पे पोएट ये बोलने का कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये मानता ही नहीं कि दोनों सच्चा प्यार करने वाला दिल में या दोनों सच्चा मन में मैरिज पॉसिबल नहीं है, या दोनों सच्चा माइंड का, दोनों ट्रू माइंड का मैरिज में कोई बाधा हो ही नहीं सकता? क्या पोएट ये बोलने का कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो ये बोलने का कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ट्रू माइंड का मैरिज में बाधा है ये मैं नहीं मानूंगा? मतलब बाधा क्या सच में है लेकिन वो मानना नहीं चाह रहे हैं? या फिर क्या ये भी हो सकता है कि मैं फ़िलहाल बाधा है या नहीं है लेकिन मैं बाधा आने नहीं दूंगा? एडमिट मतलब अलाउ, मैं कोई इम्पेडिमेंट अलाउ नहीं करूंगा। को तीन तरीके का हम लोग यहाँ पे इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। ओके, एक्चुअली अगर सोनेट सीक्वेंस को, ये जो फेयर यूथ सोनेट सीक्वेंस है, खास करके 116 सोनेट का पहले का कुछ सोनेट्स को अगर हम लोग ध्यान से देखें, पढ़ें, तो हम लोग को समझ में आएगा कि इस पॉइंट में आकर के फेयर यूथ के साथ वो जो यंग ब्यूटीफुल मैन है जिसका साथ शेक्सपियर अपना डीप इमोशन, डीप पैशन वो अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं सोनेट्स के ज़रिए, उनका साथ थोड़ा रिलेशनशिप, थोड़ा सा उनका ट्यूमल्टस है, थोड़ा सा डगमगा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं जाके कोई फिडिलिटी का, कोई बिलीफ का, कोई आपस में जो म्यूचुअल ट्रस्ट है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी आया है, कोई प्रॉब्लम आया है। इसीलिए शेक्सपियर चेंज को लेके इतना ज़्यादा फोकस्ड है। अब देखिए कितना बार चेंज शब्द का प्रयोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली किया है। ऑल्टर शब्द तो सीधी 3 बार आया है, 2 बार ऑल्टर आया है, 1 बार ऑल्टरेशंस आया है। ठीक है ना, तो पूरा सोनेट ही एक तरीके से चेंज को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। तो एक तरीके से ये भी दर्शाता है कि शेक्सपियर का जो संपर्क था वो फेयर यूथ का साथ, वो कोई ना कोई तरीके से फेयर यूथ का बिहेवियर में कुछ चेंज आया है। फेयर यूथ का विश्वास में, शेक्सपियर का प्यार का प्रति फेयर के जो विश्वास था उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी आया है, और शेक्सपियर एक तरीके से अपना बचाव कर रहे हैं कि नहीं, विश्वास में तुम्हारा तरफ से अगर विश्वास में कुछ कमी आ भी जाए तो ट्रू लव वैसा है ही नहीं जो दूसरे को देख करके, रिमूवर को देख के खुद रिमूव हो जाए, चेंज देख के खुद चेंज होता है। अगर तुम्हारा में, एक तरीके से शेक्सपियर बोल रहे कि फेयर यूथ सुनो, अगर तुम्हारा अंदर कोई तरीके से कोई कन्फ्यूजन आया भी है मुझको लेकर के या मेरा प्यार को लेकर के, तो सुनो, मेरा प्यार ट्रू लव है। चाहे कोई भी चेंज तुम में आए, चाहे भी कोई भी कन्फ्यूजन तुम में आए, उसको देखे मेरा प्यार चेंज नहीं होगा। माई लव इज़ एन एवर फिक्सेड मार्क। ठीक है, वो अच्छा, अब एवर फिक्सेड मार्क के बारे ही बताते हैं। देखिए यहाँ एवर फिक्सेड मार्क को 2 चीज़ से तुलना किया गया है। एक तो लाइट हाउस या कोई भी सी मार्क के साथ, ठीक है, दैट्स फाइन, और दूसरा है स्टार के साथ। अब आप थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए। जो लाइट हाउस या फिजिकल कोई भी मार्क रहे, बड़ा बड़ा चर्च का स्पायर है, कुछ भी रहे, वो तो चलिए मैन मेड है, ठीक है, दैट इज़ फिजिकल, दैट इज़ अटेनेबल, वो हम लोग मतलब अचीव कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं, दैट इज़ क्वाइट रियल। लेकिन स्टार क्या सच में अचीवेबल है? स्टार को हम लोग देख सकते हैं, स्टार को हम लोग एडमायर कर सकते हैं, स्टार से हम लोग गाइडेंस ले सकते हैं, बट कैन वी रियली रीच द स्टार्स? स्टार तक पहुंच सकते हैं क्या? स्टार को अटेन कर सकते हैं क्या? नहीं, स्टार्स आर अनअटेनेबल बाय ह्यूमन बीइंग। तो ये एक तरीका से समझा रहा है कि लव जो एकदम आइडियलिस्टिक लव है, यहाँ पे शेक्सपियर प्लेटोनिक लव में एक तरीके से शिफ्ट कर जा रहे हैं कि जो हाईएस्ट लेवल ऑफ लव है, ठीक है, जो प्लेटोनिक लव है, जो एकदम रियलिस्टिक नहीं, आइडियलिस्टिक लव है, दैट इज़ परहैप्स अनअटेनेबल बाय ह्यूमन बीइंग्स। असली रिलेशनशिप में, रियलिस्टिक रिलेशनशिप में, जहाँ पे दोनों इंसान एक दूसरे में प्यार का बंधन में जुड़ रहे हैं, एक आपसी रिलेशन में जुड़ रहे हैं, वहाँ शायद ये आइडियलिस्टिक लव अचीव करना शायद पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उसका एक गाइडेंस दिया जा रहा है, ठीक है। इसलिए स्टार
का गाइडेंस चाहिए। स्टार को देख करके वो अपना लव को दूसरा बार समझा रहा है कि देखो स्टार जैसा बनो, स्टार जैसा अनमूवेबल बनो। मान रहे हैं कि तुम्हारा बहुत तकलीफ है, बहुत सारा परेशानियाँ, डाउट्स है, एंड इट मे नॉट बी क्वाइट प्रॉपर टू एक्सपेक्ट दैट आइडियलिस्टिक लव, बट स्टिल ही वांट्स इट। ठीक है, शेक्सपियर को चाहिए, या शेक्सपियर एक तरफ से अपना भी वो कांस्टेंट लव प्रमाण करने के लिए वो एकदम तुले हुए हैं। ठीक है, और एक तरीके से अगर हम लोग देखें कि नेगेटिव टर्म्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है ये पूरा सोनेट में। ठीक है, सिर्फ एक दो लाइन में नहीं, पूरा सोनेट ही देखिए। यहाँ पे लव को क्या बताया जा रहा है, एकदम सेकंड लाइन में ही देखिए, लव इज़ नॉट लव, मतलब प्यार नहीं है। तो प्यार क्या है, उसमें प्यार का डेफिनेशन नहीं जा रहा कि ट्रू लव ऐसा है, ट्रू लव ऐसा है, ऐसे नहीं डिफाइन किया जा रहा। पॉजिटिव डेफिनेशन नहीं दिया जा रहा, नेगेटिव डेफिनेशन दिया जा रहा है कि ट्रू लव ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, वैसा तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्या इसको सुन करके एक तरीके से ये भी नहीं समझ में आता है कि जैसे समवन इज लिविंग सम चार्जेस अगेंस्ट ट्रू लव, इवन समबडी मे बी अक्यूजिंग शेक्सपियर ऑफ अनट्रू लव, कि शेक्सपियर को कोई अक्यूज़ कर रहा है कि नहीं तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं है, तो शेक्सपियर एक तरीके से अपना बचाव कर रहे हैं, ट्रू लव का डिफेंस कर रहे हैं। बोले नहीं, ट्रू लव आप जो चार्जेस लगा रहे हो इनकंसिस्टेंसी का, चेंज का, रिमूवल का, ये सब ट्रू लव में नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। ये एक डिनायल है, बहुत ही फर्वेंट डिनायल है। ठीक है, तो अच्छा, फिर एकदम आखिर में जो एक और पॉइंट नोटिस करने वाला है कि आप क्लिंचिंग कपलेट को देखिए, पूरा आप 3 क्वार्टरन को देखिए, कैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सेंस पूरा फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में, चाहे उसमें डिनायल किया जा रहा हो, चाहे उसमें कंपैरिजन किया जा रहा हो, चाहे उसमें इमेजरी लगाया जा रहा हो, पूरा 3 क्वार्टरन में, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस है। चाहे वो देखिए कितना, मतलब ट्रू लव को कितना पावरफुल दिखाया गया है, पूरा पोएम को कितना पावरफुल दिखाया गया है। ठीक है, कि तूफान में भी वो नहीं मचल रहा, इतना परिस्थिति में भी वो टस से मस नहीं हो रहा, तारा जैसा है। ठीक है, सी मार्क जैसा है। ठीक है, इट नॉट चेंजेस व्हेन ऑल्टरेशन वगैरह वगैरह। लेकिन आप आखिरी दोनों स्टैंजा देखिए। ठीक है, सॉरी, आखिरी दोनों स्टैंजा नहीं, जो क्लिंचिंग कपलेट है, इतना स्ट्रॉन्ग 3 क्वार्टरन होने के बाद क्या हम लोग सच में थोड़ा सा वीक कपलेट में नहीं आ गए? एक्चुअली अब अगर बाकी सारा शेक्सपियर सोनेट को देखें तो जो कपलेट होता है एक्चुअली वो भी स्ट्रॉन्ग नोट में ही एंड होता है, या कहा जा सकता है थोड़ा स्ट्रॉन्गर नोट में एंड होता है, क्योंकि पहला 3 क्वार्टरन में जनरली कोई प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है शेक्सपियरियन सोनेट्स में। ठीक है, और फिर आखिरी कपलेट में आके उसका सोल्यूशन दिया जाता है। तो जनरली जो आखिरी कपलेट होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज बियर करता है, इट साउंड स्ट्रॉन्गर, इट साउंड्स मोर पॉजिटिव दैन द ऑल प्रीवियस 3 क्वार्टरन्स। बट यहाँ लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पहला 3 जो स्टैंजा है वहीं लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, आखिरी जो 2 लाइन है थोड़ा सा कहीं ना कहीं वीक लग रहा है। ठीक है, इसलिए वो डायरेक्ट शेक्सपियर देखिए नहीं बोल रहे कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, ये नहीं बोल रहे। वो एक इनडायरेक्ट तरीका अपना रहे कि अगर मैं गलत प्रमाण हो जाऊँ, मतलब अभी भी उनका मन में एक सेल्फ डाउट है। ठीक है, कि ह्यूमंस के लिए क्या सच में कांस्टेंट लव, रियल लव अचीव करना या कंटिन्यू रखना क्या सच में पॉसिबल है? कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं सोच रहा, कहीं मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख रहा? तो ये एक डाउट उन्हें खुद ब खुद है, इसीलिए वो डायरेक्ट नहीं बोल रहे कि नहीं मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। क्या बोल रहे कि अगर मैं गलत हूँ, इफ़ आई एम रॉन्ग, इफ़ प्रूव्ड अगेंस्ट मी, तो क्या होगा? तब मैंने कभी लिखा ही नहीं, कोई आदमी कभी प्यार किया ही नहीं। तो एक तरीके से वो बचाव ढूंढ रहे हैं कि देखो सब आदमी ने प्यार किया है ना, मैंने लिखा है ना, तो क्यों ऐसा बोल रहे, क्यों ऐसे चार्ज लगा रहे हो? तो ये कुछ हिडन थिंग्स है जिस पे हम लोग अगर फोकस करें तो तब हम लोग को समझ में आएगा कि सोनेट 116 एक्चुअली कोई इंटेंस लव पोएम, तब लव पोएम तो बिल्कुल है, इसमें लव का बारे तो बिल्कुल बताया जा रहा, लेकिन इसमें कुछ और एलिमेंट्स भी मिला हुआ है। ठीक है, तो ये था सोनेट 116 का एक्सप्लेनेशन। आशा करते हैं सारा जो बारीकियां हैं वो आपको समझाने में सक्षम हुआ हूँ। कोई भी अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन कर दीजिए, बिल्कुल कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया जाएगा। और अगर आप लोग को कोई टॉपिक ऐसा ही चाहिए, ठीक है, कि चाहे कोई पोएम हो या टेक्स्ट हो, कुछ के ऊपर भी आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वो भी कमेंट डाउन कर लीजिए, वी विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट। और चैनल अगर पसंद आए, हम लोग को पढ़ाने का स्टाइल अगर पसंद है तो प्लीज़ 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 सपोर्ट अस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, शेयर इट थ्रू योर फ्रेंड्स। मोर वीडियोज़ आर कमिंग अप, स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।